Good evening, friends. This side, Rahul Magan here, is a Group Chief Executive Officer, Treasury Consulting, and also a venture capitalist. As we speak, Treasury Consulting is a multinational headquartered group based out India, Singapore, and Hong Kong. We are a 100% profitable company and a multinational hedge fund, proprietary, which means no third party can invest capital. वीडियो शुरू करने से पहले गुड न्यूज़ ये है कि आज ट्रेजरी कंसल्टिंग का OTT प्लेटफॉर्म ओवर द टॉप 150 यानी 150 वीडियोस क्रॉस कर चुका है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दिसंबर 22 तक हम नियर अबाउट 400 वीडियोस क्रॉस कर लें और अगले साल दिसंबर 23 तक नियर अबाउट आई वुड से 1000 के आसपास वीडियोस क्रॉस कर लें। हमारा टारगेट बिल्कुल क्लियर है कि हम अगले कुछ सालों में अमेज़ॉन और नेटफ्लिक्स जैसा एक OTT प्लेटफॉर्म खड़ा कर रहे हैं, लेकिन वो एक नॉलेजेबल प्लेटफॉर्म है, ना कि मूवीज़, ड्रामा एंड ऑल दिस। उनका एक अपना बिजनेस मॉडल है, हमारा अपना बिजनेस मॉडल है, तो हमारा OTT प्लेटफॉर्म बिल्कुल नॉलेज बेस पे होगा। इंडिया एक महान देश है, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि यहाँ की रेगुलेटरी संस्थाएं या तो बिक चुकी हैं या फिर वो धृतराष्ट्र बन गई हैं। धृतराष्ट्र का मैंने एग्जाम्पल इसलिए लिया कि महाभारत में धृतराष्ट्र को सिर्फ और सिर्फ दुर्योधन दिखता था या शकुनि। उसके अलावा स्वयं श्री हरि विष्णु इस जगत के पालनहार धृतराष्ट्र को समझा के चले गए कि वॉर मत करो, महाभारत वॉर मत करो, वरना इसका रिजल्ट आपकी फेवर में नहीं आएगा। यहाँ तक कि स्वयं श्री हरि विष्णु ने 5 गांव तक मांग लिए, लेकिन 5 गांव भी नहीं दिए। एंड रिजल्ट क्या हुआ कि कोई भी नहीं बचा। तो भारत का सिस्टम बिक चुका है, इसके तो कई एविडेंसेस हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, दीवान हाउसिंग, यस बैंक, PMC बैंक और दुनिया भर के स्कैंडल्स। और इस हद तक सिस्टम बिक चुका है कि भारत में आज खुलने वाला हर स्टार्टअप अपने आप को यूनिकॉर्न क्लेम करता है और कोई उसको कुछ नहीं बोलता। लेटेस्ट एग्जांपल हमने पेटीएम देखा, जोमेटो देखा, पॉलिसी बाजार देखा, कार ट्रेड देखा, नाइकिया देखा, देवनानी इंटरनेशनल देखा, बारबेक्यू नेशन देखा और ऐसी कई कंपनीज देखी जिन्होंने आज तक प्रॉफिट नहीं कमाया, लेकिन उनको IPO अप्रूवल मिल गया। पेटीएम के केस में ही सिर्फ 90,000 करोड़ से ऊपर का नुकसान हुआ, लेकिन उसके बावजूद इंडियन रेगुलेटर में दम नहीं है कि वो एक बार विजय शेखर शर्मा को बुलाकर ये पूछ ले कि भाई ये कैसे हो गया। वो कभी भी नहीं करेंगे। इंडिया के फ्रॉड में एक और संस्था अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिन्हें कहा जाता है फॉरेन ब्रोकरेज हाउसेस। इंडिया में कई फॉरेन ब्रोकरेज हाउसेस ऑपरेट करती हैं, जैसे कि नोमुरा, मॉर्गन स्टैनली, UBS, क्रेडिट स्विस, JP मॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स, CLSA, जेफरीज, बार्कलेस और ऐसी कई फर्म्स ऑपरेट करती हैं। वक्त वक्त पे इनकी रिकमेंडेशन आती है। एक बिजनेस चैनल है CNBC आवाज। अगर आप CNBC आवाज को देखेंगे तो उस पे ये फॉरेन ब्रोकरेज फर्म्स अपनी रिकमेंडेशन देती हैं कि मॉर्गन स्टैनले फलाने को इतने में प्रेडिक्ट कर रहा है,
क्रेडिट स्विस इतने में प्रेडिक्ट कर रहा है, यूबीएस इतने में प्रेडिक्ट कर रहा है, डोइचे बैंक इतने में प्रेडिक्ट कर रहा है और समथिंग लाइक दिस। लेकिन मजे की बात ये होती है कि उस प्रिडिक्शन की जो रिसर्च रिपोर्ट होती है वो कभी भी पब्लिक डोमेन में नहीं आती, कभी भी वो पब्लिक डोमेन में नहीं आती। ये उन फॉरेन ब्रोकरेज फर्म की खासियत है। आज हम उस फॉरेन ब्रोकरेज फर्म के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है क्रेडिट स्विस। क्रेडिट स्विस स्विट्जरलैंड के एक बहुत बड़े बैंक हैं। मुझे अच्छे से याद है जब मैं एमबीए कर रहा था तो क्रेडिट स्विस और यूबीएस इस दुनिया के दो टॉप बैंक्स हुआ करते थे। मतलब मैं आपको 2005 की बात बता रहा हूँ। 2005 में ऐसा समय था जब कोई इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का नाम लेता था तो सबसे पहले क्रेडिट स्विस और यूबीएस का नाम ध्यान में आता था। 2005 में ऐसा समय था जब यूरोप का इन्वेस्टमेंट बैंकिंग पे एक पूरा कंट्रोल था और यूएस के इन्वेस्टमेंट बैंकर्स का ऐसा नहीं कि कंट्रोल नहीं था, लेकिन वो यूरोप से पीछे थे। लेकिन अब उल्टा हो गया। अब गोल्डमैन सैक्स, जेपी मॉर्गन और मॉर्गन स्टैनली, इन तीनों ने मिलकर ही एक पूरा डोमिनेंस क्रिएट किया है और यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंकर्स तो मानो लापता हो गए हैं। तो अगर आप यूबीएस और क्रेडिट स्विस की इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की न्यूज़ जो कि गूगल पे आपको मिल जाएगी फ्री में, वो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सिचुएशन वर्स्ट हो चुकी है। क्रेडिट स्विस एक महान संस्था है, उसमें कोई दो राय नहीं। और मैं सबसे पहले गूगल का धन्यवाद देना चाहूँगा। फिर एक न्यूज़ सर्विस है द गार्डियन। मैं काफ़ी ज़्यादा इनकी वेबसाइट पे जाता हूँ, आर्टिकल्स वगैरह पढ़ता हूँ, अच्छे आर्टिकल्स होते हैं। उनकी वेबसाइट से मुझे ये डॉक्यूमेंट मिला। इस डॉक्यूमेंट का ये डॉक्यूमेंट 23 पेजेस का डॉक्यूमेंट है। आपको विश्वास नहीं होगा, ये देखिए 23 पेजेस का ये डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट में क्रेडिट स्विस की सारी कारस्तानियां गिनवाई गई हैं। लेकिन भारत की मीडिया इस लेवल तक बिक चुकी है कि उनकी इतनी औकात नहीं है कि वो इस डॉक्यूमेंट को लाइव टीवी चैनल या यूट्यूब पे डिस्कस कर लें। उनको पता है कि जिस चैनल ने ये डिस्कस किया उसका बिजनेस चला जाएगा, लेकिन हम करेंगे। आप सीएनबीसी टीवी आवाज पे जब मार्केट आवर्स चल रहे होते हैं सुबह 9 बजे से लेके 3 बजे तक, आप देखिए कीजिए कि क्रेडिट स्विस की कॉल्स आती हैं। ये शेयर इतने में जाएगा, वो शेयर इतने में जाएगा, और क्रेडिट स्विस का खुद का शेयर प्राइस $7 के पास है। ये तो वही बात हो गई कि एक ड्रग एडिक्ट एक नशा मुक्ति केंद्र चला रहा है। एक ड्रग एडिक्ट एक नशा मुक्ति केंद्र चला रहा है और हमसे उम्मीद कर रहा है कि हम भी उसकी बात माने। अभी मेरी स्टोरी खत्म नहीं हुई। तो ये डॉक्यूमेंट जिसपे और भी डिटेल्ड वीडियो आएंगी, मैं शुरू से शुरू करता हूं। सबसे पहला 1986 फेक नेम ऑफ फर्डिनेंड एंड इम्ब्लेडा मार्कोस। ये क्रेडिट स्विस का पहला स्कैंडल, जिसमें कि अलग अलग नामों से अकाउंट खोले गए जो कि फेक थे। नंबर 2 1999 जापानीज श्रेडिंग पार्टी। इसके अंदर बैंकर्स ने मिलकर, क्रेडिट स्विस के बैंकर्स ने मिलकर एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर दिया। ये दूसरा स्कैंडल। ईयर 2000 बैंकिंग फ्रॉड्स लिंक्ड टू नाइजीरियन डिक्टेटर। और इस जापानीज श्रेडिंग पार्टी में जापान की अथॉरिटीज ने क्रेडिट स्विस का लाइसेंस रिवोक कर दिया था। 2000 में बैंकिंग फंड लिंक्ड टू नाइजीरियन डिक्टेटर। इसमें इन्होंने नाइजीरिया डिक्टेटर यानी पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पीपल के फंड को समझ गए। 2004 मनी लॉन्ड्रिंग फॉर द जापानीज यकूजा। उस समय जापानीज यकूजा कर का एक गैंग था जिनकी इन्होंने 5 बिलियन येन
5 बिलियन येन की मनी लॉन्ड्रिंग करी। 5 बिलियन येन। 2009 यूएस सैंक्शन ब्रीचेस, जिसमें कि इनको 536 मिलियन का फाइन हुआ। 536 बिलियन डॉलर्स का फाइन हुआ। 2011 जर्मन टैक्स इवेजन, इसमें इनको 150 मिलियन यूरो का फाइन हुआ। 2012 यूएस सबप्राइम बॉन्ड फ्रॉड, इसमें इन्होंने $3 बिलियन सबप्राइम बॉन्ड की वैल्यूएशन ही चेंज कर दी। ये है क्रेडिट स्विस। 2014 यूएस टैक्स इवेजन, इसमें 2.6 बिलियन, बिल्कुल सही सोचा, सही सुना, 2.6 बिलियन डॉलर का फाइन लगा, यानी कि 15,000 करोड़ से ऊपर आईएनआर टर्म्स में 15,000 करोड़ से ऊपर का फाइन। 2016 इटालियन टैक्स इवेजन, इसमें यूरो 109.10 मिलियन यूरो का फाइन लगा। 2016 यूएस एंटी मनी लॉन्ड्रिंग फाइन, इसमें $16.5 मिलियन का फाइन लगा। 2017 एंटी मनी लॉन्ड्रिंग फाइन रिलेटेड टू 1MDB। 1MDB मलेशिया का एक स्कैंडल था, जिसमें हमारी वीडियोस आएंगी थोड़े दिनों में। यहां पर सिंगापुर के रेगुलेटर ने $7 लाख का फाइन किया। 2017 यूएस यूरोपियन टैक्स इवेजन, यहां पे इनको 55,000 अकाउंट्स का इन्होंने जो टैक्स इवेजन किया। 2018 वीक कंट्रोल लिंक्ड टू डीलिंग्स विद पेट्रोब्रास, PDVSA एंड फीफा। इसमें स्विस रेगुलेटर ने क्रेडिट स्विस को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कंप्लायंसेस में शॉर्टफॉल के लिए बोला। 2018 लेस स्क्वाड्रॉन फ्रॉड कन्विक्शन, इसमें क्रेडिट स्विस के फॉर्मर बैंकर को 5 साल की जेल हुई, क्योंकि उसने फॉर्जिंग मतलब क्लाइंट के जाली सिग्नेचर करके पैसा यहां से वहां किया विदाउट उनकी नॉलेज। 2018 हांगकांग जॉब्स फॉर बिजनेस स्कैंडल, इसमें क्रेडिट स्विस को 47 मिलियन डॉलर्स का फाइन हुआ। क्यों? Credit Suisse agreed to pay 47 million to US authorities over a corruption scheme in which it tried to win business by offering jobs to family and friends of Chinese officials between 2007 and 2013. 2019 corporate espionage, इसमें the bank was caught in a corporate espionage scandal, मतलब कि जासूसी, and eventually admitted to the hiring private detectives to track 2 outgoing executives. It triggers a regulatory investigation and culminated the departure of chief executive, officer of Credit Suisse. 2020 Bulgarian drug traffic. Swiss prosecutor issued an indictment against Credit Suisse for allegedly failing to run proper checks and on clients and investigate the source of fund linked to Bulgarian drug ring. 2021 आर्चियो स्कैंडल, फेमस स्कैंडल जो फैमिली ऑफिस में हुआ, जिसमें आज तक ये नहीं पता कि किसको कितना नुकसान हुआ, और इसमें क्रेडिट स्विस को $5.5 बिलियन का फाइन हुआ। 2021 ग्रीन स्किल स्कैंडल, क्रेडिट स्विस वाज फोर्स्ड टू सस्पेंड 10 billion of investor fund after the collapse of supply chain lender Greenskin Capital, whose loans were packaged and sold to Credit Suisse clients. The Greenskin scandal, which stems from the risky loans, is extended to companies owned by metal magnate Sanjeev Gupta,
spilled after it emerged the former UK Prime Minister David Cameron lobbied minister and government official on its behalf. 2021 Mozambique tuna bonds, इनमें इनको 350 मिलियन पाउंड्स, सही सुना, 350 मिलियन पाउंड्स का फाइन दिया गया. Credit Suisse was implicated in 50 million worth of kickbacks. Kickback means rishwat that a government contractor handed to its bankers in exchange for better terms on nearly $1.3 billion worth of loan arranged for the people of Republic of Mozambique. 2022 इनका चेयरमैन रिजाइन कर जाता है. और भी आगे इस संस्था को भारत में ब्रोकरेज का ये YouTube चैनल पे आते हैं और इंडियन इन्वेस्टर्स को गाइड करते हैं कि ये स्टॉक ले लो, वो स्टॉक ले लो, उसका स्टॉक ले लो, उसका टारगेट 1500, उसका टारगेट 10,000. ये अब सोचिए अगर 15 दिन की रिसर्च में मुझे ये डॉक्यूमेंट गूगल पे मिल गया, 23 पेजर डॉक्यूमेंट जिसमें कि क्रेडिट स्विस की सारे अचीवमेंट्स हैं, तो क्या भारत के रेगुलेटर के पास ये डॉक्यूमेंट नहीं होगा? ये डॉक्यूमेंट जो 23 पेजर का है, ये लाइव एविडेंस है कि किस तरह इंडियन सिस्टम बिक चुका है. क्योंकि इस वीडियो के YouTube के आने के सालों तक भी क्रेडिट स्विस उसी तरीके से कॉल देता रहेगा और भारत के इन्वेस्टर जिनकी नॉलेज काफी वीक है, वो सिर्फ क्रेडिट स्विस का नाम देखकर ही परचेज करेंगे या सेल करेंगे. ये हाल है भारत के रेगुलेटरी सिस्टम का, जो ऊपर से तो बोलता है कि हम जनता के साथ हैं, हम इन्वेस्टर्स की प्रोटेक्शन है, लेकिन अंदर से पेटीएम, जोमैटो, पॉलिसी बाजार, नाइकिया, कार ट्रेड, बारबेक्यू नेशन, ओयो और इतने सारे स्टार्टअप्स को आईपीओ का अप्रूवल देना, कितने सारे यूनिकॉर्न्स इतना $1 बिलियन इंडिया में मंगाते हैं और लॉस मेकिंग वो कैसे आता है, ये आज तक किसी को नहीं पता. और ये क्रेडिट स्विस का एविडेंस है. मैं आपको एक बात बताऊं, प्रॉब्लम क्रेडिट स्विस की नहीं है, प्रॉब्लम रेगुलेटर्स की भी नहीं है, प्रॉब्लम आपकी है. आपको पता है क्यों? क्योंकि क्रेडिट स्विस और रेगुलेटर और भारत की मीडिया को पता है कि आपको रिसर्च का आर भी नहीं आता. इसलिए ऐसे जैसे डॉक्यूमेंट्स तो आपको कभी समझ में भी नहीं आएंगे. लेकिन मैं और ट्रेजरी कंसल्टिंग क्रेडिट स्विस और इन जैसे बैंकर्स को खुली चुनौती देती है रोज, और इनके बैंकर्स रोज मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल चेक करते हैं. ये है क्रेडिट स्विस. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बाकी सारे मॉर्गन स्टैनली, यूबीएस, डोइशे, बारक्लेस, जेपी मॉर्गन ये सब दूध के धुले हैं, तो उनकी भी वीडियो आने में थोड़ा समय लगेगा. दिस इज राहुल मगन फ्रॉम ट्रेजरी कंसल्टिंग ग्रुप. You knew my personal number 9899242978 9899242978. कल जब क्रेडिट स्विस कॉल देगा ना तो खरीद लेना, ठीक है? थैंक यू.